एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संयोजी उत्तक। इससे पहले वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया था, अपना चैप्टर नंबर 6 टिश्यू स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा संयोजी उत्तक, है ना। इससे पहले ग्रंथिल उत्तक, घनाकार, एपिथेलियम उत्तक, सारे उत्तक मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। तो आप पहले वाली वीडियो जाके देखना, उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या होता है? संयोजी उत्तक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच ना तो कोई रिक्त स्थान पाया जाता है, ना कोई गुहिकाएं पाई जाती हैं। ये अदात्री या मैट्रिक्स में दसी होती है, इनके बीच स्पेस बहुत कम जुड़ा होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किस प्रकार के उत्तक होते हैं। संयोजी उत्तक की कोशिका आपस में कम जुड़ी होती है तथा अंतरा कोशिका अदात्री या मैट्रिक्स में दसी होती है, इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं पाए जाते। ये जो दूसरे उत्तक की या दूसरे उत्तकों की जो मैट्रिक्स होती है उनके अंदर दसी होती है। ये अदात्री जेली की तरह तरल, सघन तथा कठोर हो सकती हैं। अदात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। जिस प्रकार संयोजी उत्तक कार्य करता है उसी के अकॉर्डिंग जिन स्पेस में ये दसी होती है वो उस स्पेस का आकार उसी के अनुसार हो जाता है। अब आता है तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक दो प्रकार का होता है, रक्त और लस्सी का। ब्लड तो आपने सुना ही होगा कि हमारे ब्लड का रेड कलर आरबीसी के कारण होता है। इनमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन या अन्य गैसें और अन्य पदार्थों का परिवहन भी रक्त के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो रक्त हमारे शरीर में एक तरीके से माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, ओके, तो पढ़ते हैं रक्त। यह एक संयोजी उत्तक है जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। मतलब ये क्या करता है? गैसों और पचे हुए भोजन, हार्मोन को क्या करता है? एक भाग से दूसरे भाग में या एक अंग से दूसरे अंग में ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। इसीलिए इसको एक माध्यम माना जाता है। रक्त दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितनी होती है? 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सबसे पहले आता है अपना प्लाज्मा। रक्त के तरल अदात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी पाए जाते हैं। अब आता है कंकाल संयोजी उत्तक, है ना। प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी की होती है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये रक्त को लाल करने का कार्य करती हैं। और है ना, डब्ल्यूबीसी क्या होती है? जो वायु के साथ जो रोगाणु आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो यही कार्य होते हैं। अब आता है अपना कंकाल संयोजी उत्तक। कंकाल संयोजी उत्तक दो प्रकार का होता है, अस्थि उत्तक और उपास्थि उत्तक। अस्थि क्या होती है? अस्थि संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। अस्थि के कार्य, ये पंजर का निर्माण करती है। हमारे शरीर में जो कंकाल होता है उसका निर्माण कौन करता है? अस्थि करती है और अस्थियों का ही बना होता है। शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अदात्री में दसी होती है और जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है। इसीलिए हमें बचपन में बोला जाता है हमारी मम्मियों के द्वारा कि बेटा दूध पिया करो। दूध में क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है। इससे हमारी हड्डियां या अस्थियां मजबूत बने, हमारा शरीर मजबूत और सुडौल बने, इसीलिए दूध पीने की सलाह दी जाती है। उपास्थि यानी कार्टिलेज, यह एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, जबकि अस्थियों के बीच स्थान नहीं होता। उपास्थियों के बीच स्थान होता है। उपास्थि के गुण,
इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं। उपास्थि नाक, कान, कंठ और सांस नली में भी उपस्थित होते हैं। हम कान की अस्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। कान की जो उपास्थि क्या होते हैं, शर्करा और प्रोटीन की बनी होती है, तो इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है या किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, लेकिन जो अस्थि होती है ना उसको नहीं मोड़ा जा सकता। ठीक है, अब आता है एरिओलर संयोजी ऊतक। एरिओलर संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ढीले एरिओलर संयोजी ऊतक और घने एरिओलर संयोजी ऊतक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कंडरा और स्नायु। जो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है उसको हम कंडरा कहते हैं, और जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसको स्नायु बोलते हैं। सबसे पहले आता है अपना एरिओलर। एरिओलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसके कार्य, ये क्या क्या कार्य करता है? ये अंगों के भीतर की खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये सारे कार्य कौन करता है? जैसे हमारे हड्डी टूट जाती है या हमारा मांस फट जाता है, तो जब हमारे एक्सीडेंट होता है यानी मांस फट जाता है तो उसको भरने का कार्य कौन करते हैं? एरिओलर ऊतक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है स्नायु। ये क्या करता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु या अस्थि बंधन तंतु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। इसके गुण क्या क्या होते हैं? ये ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों से मतलब जैसे अस्थियों में स्पेस कम होता है उसी तरीके से स्नायु में भी स्पेस बहुत ही कम होता है। ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। अब आता है कंडरा। कंडरा क्या होता है? अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंडरा। यह एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है। कंडरा के गुण, कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। अगला टॉपिक है अपना वसामय। वसामय, वसा का संग्रह करने वाला ऊतक वसामय ऊतक कहलाता है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की कोशिकाओं से भरी होती हैं। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। अब अगला है अपना अस्थि और उपास्थि में अंतर। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जो भी 5 नंबर का पूछा जाता है। अस्थि किसकी बनी होती है और उपास्थि किसकी बनी होती है? ये ठोस पदार्थों से बनी होती है, जबकि ये अर्ध ठोस यानी लचीले पदार्थ मतलब शर्करा और प्रोटीन की बनी होती है। अंतःकोश के स्थान में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण भरे होते हैं और में अंतःकोश के स्थान में प्रोटीन और शर्करा भरी होती हैं। ठीक है, इनके बीच अस्थि मज्जा पाई जाती है। इनके बीच अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। अब आता है अपना पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या होता है? पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। जो पेशीय ऊतक कहाँ पाया जाता है? अपने पैरों में। पेशीय ऊतक के कारण ही जब इनका संकुचन या फैलना और सिकुड़ना होता है तभी इसी के अनुसार हमारा शरीर गति करता है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बनना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। जो शरीर में गति कराता है इन्हें पेशीय ऊतक कहते हैं। इनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं? पेशीय ऊतक के कार्य, ये हमारे शरीर में गति कराते हैं, ये अस्थियों को बांध कर रखते हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। पेशीय ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं उन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हाथ पैर में विद्यमान पेशियों
को हम अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियाँ क्या होती है, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये अपनी अनैच्छिक पेशियाँ होती है। इसी से हम आगे अगले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक के नोट्स बना लेना और पढ़ लेना। आप देखो बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको एक लाइक तो करना ही चाहिए, है ना। हम आपके लिए अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं, आपको प्रदान करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, अपना समय आपको देते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें एक लाइक तो देना चाहिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।